हेलो गाइस, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज से हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जो बीएड फर्स्ट ईयर में एक पेपर के रूप में आपके सामने आता है। इस पेपर का नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। तो यहाँ पे आप इसका सिलेबस देख पा रहे होंगे। इसमें कुल मिलाकर के 4 यूनिट्स हैं और जैसा कि आपको पता है कि अपने इस चैनल में हम सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ से बीएड के हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो यहाँ पे इस पेपर में भी हम गिने चुने 10-12 सवालों को डिस्कस करेंगे और सिलेबस के जो बाकी के पॉइंट्स हैं वो आप चाहें तो खुद से पढ़ सकते हैं अगर आपके पास समय है। अगर आपके पास समय नहीं है तो यहाँ पे हमारे इस चैनल पे इस पेपर से रिलेटेड जो भी वीडियोस डाले जाएंगे 10-12 वीडियो, आप उन्हें देख सकते हैं और अपने इस पेपर की तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब आप देख पा रहे होंगे जो हमारा यहाँ पे यूनिट 1 है, इसमें हम सिर्फ एक क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है मीनिंग एंड एम ऑफ एजुकेशन। और चूँकि इस यूनिट में टॉपिक्स काफ़ी कम हैं और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सिर्फ एक ही है, वो हमारा एजुकेशन का मीनिंग, इससे क्या क्या टाइप्स हैं और क्या एम्स हैं, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो आज के अपने इस वीडियो में हम आज इसी टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो आज हम यहाँ पे फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है मीनिंग, एम एंड टाइप्स ऑफ एजुकेशन, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसके मीनिंग को देखेंगे कि एजुकेशन वर्ड का क्या मीनिंग है, फिर इसके क्या क्या एम्स हैं और इसके कितने टाइप्स होते हैं। इन सारे टॉपिक्स को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो सबसे पहले मीनिंग के अंतर्गत हम एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि जब आप क्वेश्चन में जब आप आंसर लिखने की शुरुआत करोगे तो आप किस तरीके से एक इंट्रोडक्शन डाल सकते हो यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है कि एजुकेशन इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। इसका मतलब हुआ कि ये एक प्रकार का मेथड है जो सिस्टमेटिक रूप में काम करता है, जिसकी एक प्रॉपर टेक्निक, एक प्रॉपर अप्रोच होता है। ये कोई रैंडम प्रोसेस नहीं है। तो एजुकेशन इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस थ्रू विच अ चाइल्ड और एन एडल्ट एक्वायर नॉलेज। तो इसके द्वारा कोई बच्चा या फिर कोई एडल्ट जो है वो नॉलेज को एक्वायर करता है या फिर किसी एक्सपीरियंस, स्किल या साउंड एटीट्यूड को एक्वायर करता है। इट मेक्स एन इंडिविजुअल सिविलाइज्ड। ये एक व्यक्ति को सिविलाइज्ड बनाता है, रिफाइंड, कल्चर्ड एंड एजुकेटेड। आगे लिखा गया है कि फॉर अ सिविलाइज्ड एंड अ सोशलाइज्ड सोसाइटी एजुकेशन इज द ओनली मीन्स। तो किसी भी सिविलाइज्ड और सोशलाइज्ड सोसाइटी के लिए एजुकेशन ही एकमात्र माध्यम है। इट्स गोल इज़ टू मेक एन इंडिविजुअल परफेक्ट। जो एजुकेशन का एम है, जो गोल है, वो एक इंडिविजुअल को परफेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे एक इसका एक मोटा मोटी जो आप इंट्रोडक्शन जैसे स्टार्ट करोगे आंसर में, इस तरीके से आप कर सकते हो। अब देखते हैं कि ये जो वर्ड है एजुकेशन वो कहाँ से आया है। तो देखो जो हमारा एजुकेशन वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड एडुकेटम, इससे डेराइव किया गया है। और ये जो एडुकेटम वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग, यानी ट्रेनिंग देने की या फिर किसी चीज़ को सिखाने की एक प्रक्रिया, उसे हम एडुकेटम लैटिन भाषा में कहते हैं। तो वहीं से हमारा ये वर्ड निकला है एजुकेशन। लेकिन कुछ दूसरे लोगों का मानना है कि ये एक दूसरे लैटिन वर्ड यानी एडुकेयर, इस वर्ड से डेराइव होकर के आया है। और एडुकेयर का क्या मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है टू ब्रिंग अप और टू रेज, यानी किसी चीज़ को ऊपर उठाना या उसके स्तर में वृद्धि करना। तो एजुकेशन के द्वारा क्या होता है, इंडिविजुअल या किसी व्यक्ति का जो लेवल है उसे हम ऊंचा उठाते हैं। तो उसी तरीके से आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो एडुकेयर वर्ड है उससे हमारा ये वर्ड एजुकेशन निकला है। तो यहाँ पे हमने एजुकेशन वर्ड के ओरिजिन को देख लिया, जो कि एक लैटिन वर्ड, जिसकी उत्पत्ति एक लैटिन वर्ड के द्वारा हुई है। अब चलो देख लेते हैं कि इसे किस तरीके से कुछ लोगों ने डिफ़ाइन किया है अपने शब्दों में। तो यहाँ पे हम इंडियन पर्सपेक्टिव में ही बात करेंगे। अगर आप चाहोगे तो यहाँ पे आप किसी फॉरेन स्कॉलर्स के वर्ड्स को भी लिख सकते हो, लेकिन चूँकि इतने सारे स्टेटमेंट आपको याद रहते नहीं हैं, तो यहाँ पे जो इंडियन फिलॉसफी या इंडियन थिंकर्स के द्वारा स्टेटमेंट दी गई है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे ऋग्वेद में कहा गया है कि एजुकेशन इज़ समथिंग विच मेक्स मैन सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फलेस। इसके कहने का मतलब हुआ कि एजुकेशन कुछ ऐसी चीज़ है जो किसी इंसान को सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर और सेल्फलेस यानी स्वार्थ रहित बनाता है। जिस किसी भी चीज़ के द्वारा आप आत्मनिर्भर बनते हो, स्वार्थ रहित बनते हो, उसे ही यहाँ पे एजुकेशन कहा गया है ऋग्वेद में। उसी प्रकार उपनिषद में क्या कहा गया है, एजुकेशन इज़ फॉर लिबरेशन। और लिबरेशन का अनुवाद हम करते हैं मुक्ति, मुक्ति या आज़ादी। तो एजुकेशन जो है वो एक तरह से आपकी मुक्ति के लिए ज़रूरी है, ऐसा उपनिषद में कहा गया है।
तो यहाँ पे जो ओल्ड टेक्स्ट्स हैं इंडियन फिलोसफी के, वहाँ से ये 2 स्टेटमेंट लिए गए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा फिलोसफिकल टच ज़्यादा दिया गया है। अब आगे देख लेते हैं कि महात्मा गांधी ने इसे कैसे डिफ़ाइन किया है। तो महात्मा गांधी का कहना था कि बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड मैन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। तो यहाँ पे भी महात्मा गांधी के द्वारा किसी बच्चे या व्यक्ति का जो शरीर है, उसका जो माइंड है और उसकी जो आत्मा है, उसके विकास से एजुकेशन को जोड़ करके देखा जा रहा है। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स आप याद कर सकते हो। ये जो महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है, ये काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है। आप इसे याद कर लोगे तो आप कहीं एसे में या फिर किसी और जगह पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये 3 स्टेटमेंट्स हो गए हमारे जो एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पे दिए गए हैं। अब चलो आगे देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ एजुकेशन क्या क्या हैं। तो देखो यहाँ पे जो हमने फिगर ऐड किया है, इसमें एजुकेशन के 3 टाइप बताए गए हैं। यहाँ पे एजुकेशन के 3 टाइप्स हो गए। जो फर्स्ट हमारा टाइप है वो है क्या, फॉर्मल एजुकेशन। जो दूसरा टाइप है वो है नॉन फॉर्मल, और तीसरा है इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन का मतलब हुआ जो भी स्कूल कॉलेज इस तरह के जो इंस्टीट्यूट हैं, इसके माध्यम से जहाँ पे आप शिक्षा लेते हैं, उसे हम कहेंगे फॉर्मल एजुकेशन। तो जब हम अपने स्कूल में या कॉलेज में जाते हैं, वहाँ पे एक प्रॉपर आपको डिग्री दिया जाता है, पास करने के बाद सर्टिफिकेट, उनका एक शेड्यूल, सिलेबस, यूनिफॉर्म, एक फ़िक्स टाइम होता है और उसी के अंदर आपको पढ़ाया जाता है। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का फॉर्मल एजुकेशन का एक टाइप हो गया। जो हमारा सेकेंड टाइप है वो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो ये हमारा फॉर्मल से थोड़ा डिफरेंट होगा। जिस प्रकार से फॉर्मल एजुकेशन में एक स्ट्रिक्ट सिलेबस, स्ट्रिक्ट रूटीन, टाइम टेबल, इस तरीके की चीज़ें होती थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा किसी प्रकार का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। जो आप टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट, इनके माध्यम से सीखते हो, या फिर जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे यहाँ इग्नू का एग्जांपल दिया गया है, वहाँ पे आप मतलब घर पे बैठ करके आप पढ़ाई कर रहे हो कहीं से, तो इसे हम कह सकते हैं एक प्रकार का नॉन फॉर्मल एजुकेशन। क्योंकि आपको यहाँ पे किसी स्कूल या कॉलेज में यूनिफॉर्म पहन करके एक निश्चित टाइम में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद से अपने हिसाब से घर बैठ करके या फिर कहीं ट्रैवल करते हुए इस तरीके से आप पढ़ाई करते हो। इसीलिए हो गया हमारा नॉन फॉर्मल एजुकेशन। और जो तीसरा पॉइंट है वो है इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल का मतलब हुआ जहाँ पे आप एक्सपीरियंस के थ्रू, जैसे मान लो आप स्विमिंग आपको सीखना है, या फिर आप कहीं घूमने जाते हो किसी म्यूज़ियम में, वहाँ पे आप कुछ सीख रहे हो, तो इस तरीके से जो सीखना हुआ उसे हम कहेंगे इनफॉर्मल एजुकेशन। और ये जो इनफॉर्मल एजुकेशन है, ऐसा नहीं है कि ये तीनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। क्योंकि आप देखते हो जब आप फॉर्मल एजुकेशन स्कूल में लेते हो, उसमें भी आपको कहीं किसी हिस्टोरिकल प्लेस का या फिर म्यूज़ियम का ट्रिप कराया जाता है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि फॉर्मल एजुकेशन में हम इनफॉर्मल एजुकेशन को मिक्स कर रहे हैं, इसकी हेल्प ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये टाइप्स ऑफ एजुकेशन है, इनमें एक लिंक देखने को मिलता है। तो इसी चीज़ को जब आपको एग्ज़ाम में लिखना होगा तो आप यहाँ कैसे लिखोगे, उसके लिए यहाँ पे लैंग्वेज में जो मैंने आपको समझाया उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पे ऐड किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक फर्स्ट पॉइंट जो हमारा फॉर्मल एजुकेशन का, उसे मैं पढ़ करके बता दे रहा हूँ कि इट कॉरस्पॉन्ड्स टू द एजुकेशन प्रोसेस नॉर्मली एडोप्टेड बाय आवर स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़। फॉर्मल एजुकेशन कॉरस्पॉन्ड्स टू अ सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन मॉडल structured and administrated according to a given set of laws and norms, presenting a rather rigid curriculum as regards objectives, content, and methodology. It is characterized by the continuous education process, which necessarily involves the teacher, students, and the institution. तो इस तरीके से आप जो मैंने आपको ऊपर समझाया उसी चीज़ को एक लैंग्वेज दे करके आप यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे जब आप PDF डाउनलोड करोगे वहाँ से आप इसे पढ़ सकते हो। हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। फिर जो थर्ड पॉइंट था इनफॉर्मल एजुकेशन, इसके बारे में यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा गया। तो मैं उन्हीं चीज़ को दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अब चलो आगे बढ़ते हैं कि जो हमारा इंडिया में एजुकेशन का सिस्टम है वो किस तरीके से किस किस लेवल पे काम करता है। तो यहाँ पे टॉपिक हमारा चेंज होता है कि वेरियस लेवल्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। तो आमतौर पे ऐसा देखा जाता है कि इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, जिसे हम 10+2 सिस्टम बोलते हैं, जिसमें 10 साल क्लास 1 टू क्लास 10 तक के आते हैं, और जो +2 है वो 11th और 12th को हम स्कूल के अंदर मानते हैं। इसके बाद आगे आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन को भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन यही अगर आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारा NEP 2020 है, इसके हिसाब से बात की जाए तो जो 10+2 सिस्टम है इसको चेंज करके 5+3+3+4 इस मॉडल में लाया जा रहा है।
तो इसके बारे में जब हम न्यू एजुकेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करेंगे तो वहाँ पे हम इसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल आप 10+2 सिस्टम को ही यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो हमारे स्कूल्स में मॉडल चलते हैं वो 10+2 सिस्टम पे ही चल रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे इस पॉइंट को ऐड कर सकते हैं, जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो नया फ्रेमवर्क आया है, जो नया सिस्टम आया है, आप इसे ऐड कर सकते हैं और इसके बारे में हम डिटेल में एक अलग वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल मैं 10+2 को ही लेकर के चल रहा हूँ। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो अधिकांश विद्यालय हैं, जो अधिकांश स्कूल्स हैं, वो 10+2 सिस्टम को फॉलो करते हैं और एक प्रकार का यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर देखने को मिलता है सभी स्टेट्स में, या फिर जो हमारे यूनियन टेरिटरीज़ यानी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पे भी यही मॉडल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखो टोटल 7 स्टेजेस में इसे डिफ़ाइन किया गया है। जो पहला स्टेज है उसे हम प्री प्राइमरी स्टेज बोलते हैं, सेकेंड को हम प्राइमरी स्टेज बोलते हैं, उसके बाद मिडिल स्टेज, फिर सेकेंडरी स्टेज, उसके बाद सीनियर सेकेंडरी, फिर अंडर ग्रेजुएट और फिर पोस्ट। इसके बारे में देखो दो लाइन हम यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में ही पढ़ लेते हैं। जैसे जो फर्स्ट हमारा है प्री प्राइमरी स्टेज, इसमें 3 से 6 साल के बच्चों को इसके अंतर्गत लिया जाता है और इनके लिए जो अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज़ किया जाता है, जैसे आप प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी, LKG, UKG, इस तरीके के जो वर्ड्स देखते हैं ये प्री प्राइमरी स्टेज के अंदर आते हैं और जो अधिकांश ऐसे स्कूल हैं वो प्राइवेट स्कूल के द्वारा ही प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेज हो गया, प्री प्राइमरी स्टेज 3 से 6 साल के बच्चों के लिए। उसके बाद जो हमारा अगला स्टेज हुआ वो है प्राइमरी स्टेज। इसमें 5 साल से 12 साल के बच्चों को इसके अंदर आप काउंट कर सकते हैं और यहाँ पे क्लास 1 से लेकर के क्लास 4th या फिर 5th, आमतौर पर इसे 5th ही माना जाता है, तो आप क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक इसे, और यहाँ पे क्या क्या सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ाए जाते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, जैसे मैथमेटिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस, जनरल नॉलेज, हिंदी, इंग्लिश। तो यहाँ पे आप डिटेल में PDF के थ्रू इसे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे कहा गया है कि इसे कभी कभी एलिमेंट्री एजुकेशन का नाम भी दिया जाता है और इसे गवर्नमेंट स्कूल के द्वारा या फिर प्राइवेट स्कूल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द गवर्नमेंट हैज़ मेड एलिमेंट्री एजुकेशन कंपलसरी फॉर चिल्ड्रेन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 years and 14। तो 6 साल से 14 साल तक के बच्चों के लिए जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसे कंपलसरी बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। और इसके बारे में हमें एक अलग से भी क्वेश्चन पढ़ना है कि जो भारत का हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें किस तरीके के प्रावधान किए गए हैं बच्चों के एजुकेशन को लेकर के। तो वहाँ पे हम इसे फिर से डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा थर्ड स्टेज है वो है मिडिल स्टेज। यहाँ पे 12 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 5वीं से 8वीं तक की पढ़ाई कराई जाती है, वो हो गया हमारा मिडिल स्टेज। फोर्थ स्टेज है हमारा सेकेंडरी स्टेज, जिसमें क्लास 8 से 10 तक आप काउंट कर सकते हो और एज ग्रुप है हमारा 14 से 16 साल। नेक्स्ट हमारे पास है सीनियर सेकेंडरी स्टेज। यहाँ पे आपको सिर्फ 2 साल की पढ़ाई कराई जाती है, क्लास 11th और क्लास 12th की, और एज ग्रुप आप यहाँ पे 16 से 18 साल लिख सकते हो। और वैसे विद्यालय जहाँ पे इस तरीके की पढ़ाई कराई जाती है उसे कॉमनली क्या है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल या फिर हायर सेकेंडरी स्कूल के नाम से जाना जाता है। और कहीं कहीं कुछ कॉलेजेस या कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर भी 11th-12th की पढ़ाई की जाती है। तो ये हमारा सीनियर सेकेंडरी स्टेज हो गया। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है अंडर ग्रेजुएट स्टेज, जो जनरली 3 या 4 साल का होता है और 18 वर्ष के ऊपर के बच्चे जनरली इसमें भाग लेते हैं। तो हमारा अंडर ग्रेजुएट स्टेज हो गया, ये यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। और फिर लास्ट स्टेज है हमारा यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट स्टेज, ये भी आमतौर पे 2 से 3 साल का होता है और यहाँ भी यूनिवर्सिटीज़ का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो ये हमारे डिफरेंट स्टेजेस हो गए जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं। अब आते हैं इससे अलग एक नए पॉइंट पे, जो है हमारा एडल्ट एजुकेशन इन इंडिया। तो हमारे सोसाइटी में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपने बचपन में किसी कारण से स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो वैसे लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए एडल्ट एजुकेशन का कॉन्सेप्ट सामने आया है। और जो एडल्ट एजुकेशन का काम है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के द्वारा किया जाता है और इसके लिए NLMA यानी नेशनल लिटरेसी मिशन अथॉरिटी की स्थापना भी की गई है। तो आप इस पॉइंट को भी यहाँ पे, जब आपके कंट्री में एजुकेशन के बारे में पूछा जाएगा तो यहाँ पे आप एडल्ट एजुकेशन को भी ऐड करोगे। इसी तरीके से जो डिस्टेंस एजुकेशन है आप इसके बारे में भी यहाँ बात कर सकते हो और इसे आप 2 लेवल पे देख सकते हो, एक स्कूल लेवल पे और दूसरा जो है कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पे। जैसे ओपन यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, आपने इग्नू का नाम सुना होगा। तो ये हमारा डिस्टेंस एजुकेशन हो गया, जिसके द्वारा आप घर पे रहते हुए किसी प्रकार का एजुकेशन और डिग्री आप प्राप्त कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस एजुकेशन इन इंडिया। उसके बाद है हमारा थर्ड पॉइंट, होम स्कूलिंग इन इंडिया। इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि ये उतना वाइडली एक्सेप्टेड नहीं है हमारे देश में
और एक प्रकार का ये अल्टरनेटिव एजुकेशन है जो हैंडीकैप्ड पीपल हैं उनके लिए, या फिर वैसे लोग जो रेगुलर स्कूल नहीं कर सकते हैं अलग अलग कारणों से, उनके लिए होम स्कूलिंग का प्रावधान किया गया है। तो हमारे देश में ये उतना पॉपुलर नहीं है, तो आप इसके बारे में भी चाहो तो एक पैराग्राफ या एक लाइन 2 लाइन लिख सकते हो। अब हम आते हैं अपना जो नेक्स्ट हमारा मेजर टॉपिक है वो है एम ऑफ एजुकेशन। तो इसे 6 या 7 पॉइंट में बांट करके यहाँ पे लिखा जा सकता है। जैसे कुछ सोशल एम होंगे, कुछ वोकेशनल एम होंगे इसके, कुछ कल्चरल, कुछ मोरल, कुछ स्पिरिचुअल और कुछ इंटेलेक्चुअल एम होंगे। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन दे करके आप सीधे पॉइंट्स में स्टार्ट कर सकते हो। जैसे फर्स्ट पॉइंट हमारा होगा सोशल एम, और यहाँ पे शुरुआत करने का एक काफ़ी अच्छा तरीका है कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। तो मनुष्य का एक प्रकार का सामाजिक प्राणी है, और व्यक्ति का जो भी ग्रोथ या डेवलपमेंट होता है वो एक सोसाइटी के अंदर ही होता है। तो कुछ सोशल एम एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं, जैसे आप अपने सोसाइटी में किस प्रकार से जस्टिस, हेल्दी कंपटीशन, हार्मनी, इस प्रकार के चीज़ों को आप किस प्रकार से डेवलप करते हैं, यही हमारा सोशल एम हो गया एजुकेशन का। और इसे ही एक दूसरे नाम से भी बहुत जगह लिखा जाता है, जैसे सोशल एंड इंडिविजुअल एम। तो जो इंडिविजुअल होता है वो किसी सोसाइटी के अंदर ही डेवलप करता है, इसीलिए ये दोनों एम एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है बल्कि एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो आप सोशल एम की जगह सोशल एंड इंडिविजुअल एम भी लिख सकते हैं। तो हमारा एक सोशल एम हो गया एजुकेशन का, जो किसी भी सोसाइटी के पीसफुल एग्जिस्टेंस के लिए अनिवार्य है। उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है वो है हमारा वोकेशनल एम। तो एजुकेशन के द्वारा कोई भी जो इंडिविजुअल है वो अपने लाइवलीहुड को प्राप्त करने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए कैपेबल होता है, या फिर कह सकते हैं कि एजुकेशन उसे सेल्फ रिलायंट या आत्मनिर्भर बनाता है। तो एजुकेशन के माध्यम से आप अपनी आजीविका को चला सकते हो। आप नॉलेज और स्किल को एक्वायर कर सकते हो और उसे एक प्रोडक्टिव वे में आप यूज कर सकते हो। तो ये हमारा एक प्रकार का वोकेशनल एम हो गया एजुकेशन का, जो आपके लाइवलीहुड के लिए ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट है हमारा कल्चरल एम। तो एजुकेशन के द्वारा जो पर्सन है हमारा, उसमें एक प्रकार का आप एस्थेटिक सेंस और अदर कल्चर के प्रति एक रिस्पेक्ट को उत्पन्न कर सकते हैं। तो एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट एम है कल्चरल एम, जिसमें वो दूसरे लोगों के कल्चर को सीखता है, उनके बिलीफ्स यानी उनकी जो मान्यताएं हैं, जो सोसाइटी में आर्ट, मोरल्स, लॉज, इस तरह की चीज़ें हैं, उन्हें वो सीखता है एजुकेशन के माध्यम से। तो यहाँ पे हमारा एक कल्चरल एम हो गया एजुकेशन का। फोर्थ पॉइंट है हमारा मोरल एम। तो जो भी मोरल वैल्यूज़ हैं, जैसे ऑनेस्टी, फेथफुलनेस, ट्रूथफुलनेस, जस्टिस, गुडनेस, प्यूरिटी, करेज, पंक्चुअलिटी, इस तरीके की जो चीज़ें हैं उन्हें भी आप एजुकेशन के माध्यम से बच्चों को सिखा सकते हो या अन्य लोगों को सिखा सकते हैं। तो ये हमारा एक प्रकार का मोरल एम हो गया एजुकेशन का। और जो फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे ऐड किया है हमने, उसमें लिखा गया है स्पिरिचुअल एम। जब हमने मॉस्लो का नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ा था, उसमें आपने देखा होगा कि जो सबसे हाईएस्ट हमारा पॉइंट था वहाँ पे हमने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को रखा था। तो जो स्पिरिचुअल एम है इसके अंदर भी आप देख रहे हो जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है उसे रखा गया है। इसके कहने का मतलब यह हुआ कि एजुकेशन उसका एक सबसे महत्वपूर्ण एम ये भी होता है कि आप किसी भी व्यक्ति में यानी आध्यात्मिक प्रगति को आप किस तरह से देखते हैं, वो भी एजुकेशन का एक काफ़ी महत्वपूर्ण एम है। तो ये हमारा फिफ्थ पॉइंट हो गया। और उसके बाद हमारा जो लास्ट है सिक्स्थ पॉइंट, वो है इंटेलेक्चुअल एम। इसमें लिखा गया है कि एजुकेशन प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ टू एन इंडिविजुअल टू डेवलप इनेट पावर और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी टू थिंक रेशनली एंड लीड हिज लाइफ इंडिपेंडेंटली विथ कॉन्फिडेंस। तो इसके द्वारा एक प्रकार का रैशनल थिंकिंग या क्रिटिकल थिंकिंग, इस तरीके की कैपेसिटी है। लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उनसे किस तरीके से डील करना है, अलग अलग सिचुएशंस में उसे कैसे हैंडल करना है, इसके लिए जो रैशनैलिटी की ज़रूरत है, जो थिंकिंग कैपेसिटी की ज़रूरत है, उसे भी आप एजुकेशन के द्वारा डेवलप कर सकते हैं। तो ये हमारा एजुकेशन का एक इंटेलेक्चुअल एम हो गया। अब देखो डेमोक्रेटिक एम ऑफ एजुकेशन के रूप में एक अगला पॉइंट यहाँ ऐड किया गया है। ये उन पॉइंट से थोड़ा अलग हटकर है। इसमें यही बताया गया है कि एजुकेशन शुड एम एट द प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, यानी जितने भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उनको प्रमोट करना भी एजुकेशन का एक काम है। क्योंकि देखो जो हमारा देश है वो एक डेमोक्रेटिक नेशन है और यहाँ पे कुछ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं जिन्हें आप अपने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रीएम्बल जब आप देखोगे तो वहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दिए गए हैं, जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो इस तरीके के जो वैल्यूज़ हैं उनको प्रमोट करना भी एजुकेशन का एक काफ़ी महत्वपूर्ण एम है। और जो हमारा सेकेंड यूनिट है उसमें हमें अलग से प्रीएम्बल को पढ़ना है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स,
इसके लिए अलग से एक वीडियोज़ आएगी, तो वहाँ पे भी आप इसे देख सकते हो। फ़िलहाल आप इतना जान लो कि जो भी हमारे प्रीएम्बल में जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ लिखे गए हैं, आप उन वैल्यूज़ को भी यहाँ पे एक एक लाइन में लिख सकते हो। जैसे फ्रीडम है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जस्टिस, ये जो पॉइंट हैं, इन पॉइंट्स को आप यहाँ ऐड करके बता सकते हो कि जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करना और उन्हें बढ़ाना भी एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट एम है। तो इस तरीके से हमारा जो एम ऑफ एजुकेशन है वो भी कंप्लीट होता है। अपने अगले वीडियो में जो हमारा सेकंड यूनिट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेसिक एजुकेशन, इससे रिलेटेड जो भी 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।